नमस्कार, कालका से समालका के इस खास बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां पंचकुला के बीजेपी ऑफिस पंचकमल में हरियाणा बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रभारी सतीश पूनिया पहुंचे, जहां उन्होंने अंबाला लोकसभा कोर कमेटी की पहली बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा भी की गई। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने ईडी और सीबीआई की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाए, साथ ही नवीन जिंदल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ईडी और सीबीआई की विश्वसनीयता को लेकर के सवाल उठाए, साथ ही नवीन जिंदल पर भी गंभीर आरोप लगाए। डेथ होती हरियाणा के अंदर, इसलिए उन्होंने एस्केप रूट देते हुए आनंद फानन में नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बना करके वहां से निकाला, सेफ एग्जिट दिया। उसके बाद संदीप गर्ग एक स्थानीय व्यापारी हैं, उनको ज्वाइन कराया गया पार्टी में। ये कहा गया कि उनको टिकट के लिए लाया गया था कि उनको चुनाव लड़वा देंगे वहां से, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, लगता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता बीजेपी के टिकट पे। तो भारतीय जनता पार्टी में होते हुए उनके ऊपर ईडी की रेड करवा दी, क्योंकि बीजेपी के नेता भी आजकल इनके टिकट पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उनको भी ईडी और सीबीआई से ही हैंडल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद नाम आया नवीन जिंदल जी का। 20-25 दिन तक लगातार ये उहापोह चलती रही। नवीन जिंदल जी के परिवार की तरफ से मना करते रहे कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खबर उड़ाई जाती रही कि चुनाव लड़ेंगे नवीन जिंदल। और जिस तरीके से ज्वाइनिंग हुई, उसके आधे घंटे के बाद लिस्ट में नाम आया, वो आप सब ने देखा। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि खुद कुरुक्षेत्र की धरती पर आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसको लुटेरा कहा हो, जिसको भारतीय जनता पार्टी कोयला घोटाले का मास्टरमाइंड बताती रही हो, जिसको प्रकाश जावड़ेकर जी ने सबसे बड़ा कोयला चोर बताया हो, ऐसे व्यक्ति को आखिर भारतीय जनता पार्टी ने कुरुक्षेत्र का लोकसभा चुनाव का टिकट क्यों दिया? क्या ऐसे कारण रहे, और कैसे वॉशिंग मशीन में धो करके साफ करके नवीन जिंदल जी को यह टिकट दिया गया? इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। बताया जाता है कि जिंदल जी चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, उनका मन नहीं था, लेकिन ईडी के जोर पर जबरदस्ती एक तरीके से किडनैप करके उनको चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। जो मजबूरी का उम्मीदवार हो, जो मजबूरी में चुनाव लड़ रहा हो, वो जनता की क्या सेवा करेगा, ये सब लोगों को समझ में आ रहा है। और इसलिए उनके अनाउंसमेंट के बाद भी कुरुक्षेत्र में किसी तरीके का कोई बज क्रिएट नहीं हुआ, लोगों के अंदर किसी भी तरीके का कोई रुझान नहीं है उनको लेकर। लेकिन कुछ तथ्य हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और कैसे लोकतंत्र के ऊपर ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके कब्जा कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ईडी ने अप्रैल 2022 में जिंदल जी के ठिकानों पर छापा मारा, नवीन जिंदल जी की कंपनियों पर, उनके ठिकानों पर एक बहुत बड़ी छापेमारी हुई। उसके बाद 2023 में नवीन जिंदल जी ने अपनी पार्टी कांग्रेस में जब वो थे तो अपनी पार्टी को तो दिया 2 करोड़ रुपए चंदा, और भारतीय जनता पार्टी को दिया 25 करोड़ रुपए चंदा। ये इतिहास में शायद पहला ऐसा उदाहरण होगा कि कोई व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़ के राइवल पार्टी को चंदा दे रहा है। लेकिन उसका असर देखने को मिला तुरंत प्रभाव से कि 9 सितंबर 2023 को नवीन जिंदल जी को विदेश यात्रा की अनुमति मिल जाती है कोर्ट से, ओमान और यूएई जाने की अनुमति मिल जाती है। 12 अक्टूबर 2023 को अमेरिका, इंग्लैंड और यूएई जाने की अनुमति मिल जाती है। 23 जनवरी 2024 को अमेरिका, यूके और जर्मनी जाने की इनको अनुमति मिल जाती है, और सीबीआई इनकी जमानत का कोई विरोध नहीं करती है। यह सरासर समझ में आता है कि एजेंसीज का किस तरीके से उगाही करके, चंदा लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने दुरुपयोग किया। जिंदल जी ने कुल मिलाकर के कांग्रेस में रहते हुए भी 73 करोड़ रुपए चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। वो किस लिए दिया?
ईडी और सीबीआई की जांच को प्रभावित करने के लिए दिया, उन केसेस को सेटल करने के लिए दिया, और अब उसी मजबूरी में कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला भी किया। लेकिन लोगों के समक्ष ये सारी चीजें साफ हैं और हम भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि मजबूरी में आप नवीन जिंदल जी को एक तरीके से किडनैप करके या ईडी के जोर पर ले तो आए चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ये स्पष्ट करेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी रही कि जिसको आप कोयला चोर कहते थे, कोयला घोटाले का मास्टर। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा से हमारे सहयोगी ओपी शर्मा ने खास बातचीत की। इस दौरान कुरुक्षेत्र लोकसभा पर चल रही सियासी उठापटक को लेकर की चर्चा की गई। अनुराग ढांडा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी बयानबाजी तेज होने वाली है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि कुरुक्षेत्र में अपनी संभावित हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने दबाव में नवीन जिंदल को पार्टी में ज्वाइन करवाया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आपके आरोपों का क्या आधार है कि नवीन जिंदल को वाकई में ही जो है दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने इंपोर्ट किया है? नहीं, आप देखिए ना कि बीजेपी के पास कैंडिडेट कौन था। इतने दिन तक हमारे कैंडिडेट अनाउंस करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को जब कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो उनको किसी न किसी को ईडी और सीबीआई के दम पे उनको किडनैप करके लगभग लाया गया है चुनाव लड़ने के लिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र में जब पहले आते थे तो बोलते थे नवीन जिंदल लुटेरा है, बीजेपी के नेता कहते थे ये कोयला घोटाले का मास्टरमाइंड है। तो आज उसी व्यक्ति को बीजेपी ज्वाइन करा ली और उसको टिकट दे दिया। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है भाई आपके पास जो आधे घंटे में 15 मिनट में किसी भी व्यक्ति के सारे पाप धो देती है और उसको साफ बना देती है और आपका कैंडिडेट भी बना देती है। बीजेपी की लिस्ट होल्ड की गई थी क्योंकि बीजेपी को कॉन्फिडेंस था कि आना ही पड़ेगा, नवीन जिंदल को चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। ये मजबूरी में लाए गए उम्मीदवार हैं। किसी भी मजबूर उम्मीदवार को कोई जनता वोट क्यों देगी? मजबूत उम्मीदवार को देगी। इंडिया गठबंधन के मजबूत उम्मीदवार हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, और पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। मुझे लगता है कुरुक्षेत्र के लोग खुद ही फैसला कर देंगे, नकारेंगे मजबूरी में लाए गए इस उम्मीदवार को। सर, अगर आपके ही बयान का दूसरा मतलब निकाला जाए तो क्या ये माना जाए कि कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल वाकई में एक मजबूत प्रत्याशी, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी है, हो सकता है कि प्रचार में थोड़ी सी ज्यादा जान लगानी पड़े, एक कड़ा मुकाबला आप कहीं ना कहीं माना जाए, ये भी मतलब निकाला जा सकता है? मजबूत नहीं, मजबूर उम्मीदवार हैं। आप देखिए कोई और उम्मीदवार ही नहीं था। अब संदीप गर्ग एक व्यक्ति हैं लोकल वहां पे, उनको लाया गया था भारतीय जनता पार्टी में अभी 10 दिन पहले। उनको चुनाव लड़ने के लिए ही तो लाए थे, लेकिन मुझे लगता है हालात देख के ग्राउंड के ऊपर, जैसे इंडिया गठबंधन की तैयारी थी, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। देखिए बीजेपी में लाते ही उनके ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़वा दिए, और इसलिए पड़वा दिए कि अच्छा चुनाव नहीं लड़ोगे। उसको देख के नवीन जिंदल जी डर गए। अब हर किसी के बस की बात नहीं होती है अरविंद केजरीवाल जी की तरह कि हम अपनी बात पे अड़े रहेंगे और जेल भी चले जाएंगे। नवीन जिंदल जी को जेल नहीं जाना था तो वो चुनाव मैदान में आ गए। मजबूर उम्मीदवार हैं। मजबूत उम्मीदवार तो कहीं से भी नहीं है। अगर मजबूत उम्मीदवार होते तो तीसरे नंबर पे क्यों आते? एक सवाल और है कि हरियाणा में जननायक जनता पार्टी है या फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, इन्होंने भी जो है 10-10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है, और कुरुक्षेत्र से जो खुद अभय सिंह चौटाला मैदान में है, और जेजेपी भी जो है अपने प्रत्याशी बाकी सीटों पर उतारेगी। तो क्या लगता है मुकाबला चौकोना, तिरकोना या दो कोना, किस तरह का मुकाबला रह सकता है? और इस पार्टी जेजेपी जो सत्ता की भागीदारी रही है करीबन पौने 4-5 साल के आसपास, किस तरीके से उनके आने को भी देखते हो? देखिए इंडिया गठबंधन के बनने के बाद पूरे देश में लोगों के बीच में स्पष्ट मैसेज है कि वोट की दो ही ढेरियां हैं। हरियाणा में भी वोट की दो ही ढेरी हैं। एक अंधभक्तों की ढेरी है जो बीजेपी को वोट करेंगे, और एक देशभक्तों की ढेरी है जो इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। ये बहुत स्पष्ट है लोगों के दिमाग में। इसके अलावा जो भी चुनाव मैदान में आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का पत्ता है, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, उनके द्वारा प्लांट किया गया व्यक्ति है, चाहे वो जेजेपी से हो चाहे वो इनेलो से हो। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये ताऊ के लाल नहीं है, ये बीजेपी के दलाल हैं। बीजेपी के बिहाफ पे ये पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और कोई भी आप प्रकरण उठा के देख लीजिए, जेजेपी तो किसानों का वोट लेके बीजेपी की गोद में बैठ के सरकार बना के चलेगी। जब गठबंधन टूटा तब भी कह रहे हैं हम दोबारा भी गठबंधन में आ सकते हैं। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? ये आईएनएलडी के लोगों को आप देख लीजिए, राज्यसभा चुनाव होता है तो
बीजेपी वाले कैंडिडेट को। अगर विश्वास मत हासिल करना होता है तो सदन से बाहर चले जाते हैं, यहां पे वोट काटने के लिए आ गए हैं। तो ये स्पष्ट रूप से समझ में आता है और लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है। इसलिए मुझे लगता है कि 10,000 का फिगर, कितने बड़े नेता इनकी पार्टी के क्यों ना हो, 10,000 का फिगर ये क्रॉस नहीं करेगा इनमें से कोई भी। लोगों को समझ में आ रहा है ये वोट कटुआ है। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि कहते हैं कि किसी भी चुनाव में या किसी भी टीम के जीतने में उसके नेतृत्व की, उसके बड़े लीडर की एक अहम भूमिका होती है। लेकिन अगर हम आपकी ही पार्टी की बात करें सिर्फ, तो पार्टी के कुछ बड़े नेता पहले से जेल में है। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल को भी जो है वो जेल में जो है वो डाल दिया गया है। तो आपको नहीं लगता कि लोकसभा के चुनाव हैं, पूरे देश के अंदर जो आपने प्रत्याशी खड़े किए हैं उनमें एक स्टार प्रचारक होते हैं आपके पार्टी के नेता, जब अरविंद केजरीवाल जाते थे तो एक अलग माहौल बनता था, और भी बहुत सारी जरूरतें होती हैं, अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी बनानी होती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि केजरीवाल के जेल जाने से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी थोड़ा जरूरत थी? 40 का भी इनको लाले पड़ रहे हैं, 40 सीट भी नहीं आ रही इनकी, इसलिए ये सब करना चाहते हैं। जेल में सबको डाल दो, फिर अकेले दौड़ो, फिर बोलो मैं फर्स्ट आया। ऐसा नहीं होगा। देश की जनता समझ गई है। देश की जनता इस बार लोकतंत्र बचाने के लिए वोट करेगी। देश की जनता बनाम मोदी जी का वोट है। मोदी जी हारेंगे, देश की जनता जीतेगी, आप देख लीजिएगा। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नारायण ढांडा, जिनका कहना था कि लोकसभा चुनाव में पार्टी पहले से अच्छा जो है परफॉर्मेंस करेगी। बहरहाल लोकतंत्र है, लोकतंत्र में फैसला जनता करती है, और जनता क्या फैसला करेगी इसका अंदाजा चुनाव के बाद पता लगेगा। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए मैं ओपी शर्मा। वहीं हरियाणा के हिसार में बीजेपी की विजय संकल्प रैली हुई। बता दें कि हांसी की नई अनाज मंडी में आयोजित इस रैली में सीएम नायब सैनी भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को इस बात के बारे में बताना है कि हांसी के लोग तीसरी बार बीजेपी का कमल खिलाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हांसी की भूमि पर मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आने का मौका मिला। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी उन्होंने धन्यवाद जताया और कहा कि गरीब के बेटे को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। इस विजय संकल्प शंखनाद रैली में यहां हमारे बीच में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार हांसी शहर में हमारे हलके में आए बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से। हरियाणा के यशस्वी और युवा मुख्यमंत्री संसद में हमारे सहयोगी रहे और हमारे दोस्त नायब सिंह जी सैनी यहां से बीजेपी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी मेरे को राज्यसभा में भेजने वाले सुभाष बराड़ा जी और मेरी जगह राज्यसभा में पहुंचने वाले सुभाष बराड़ा जी। सबसे पहले तो मैं माननीय नायब सैनी जी का यहां पहुंचने पर आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी रणजीत सिंह जी को हिसार लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है, तो मैं आज आप लोगों के बीच में उनके पक्ष में वोट मांगने की अपील भी करता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बिशंबर वाल्मीकि ने बयान देते हुए बताया कि बीजेपी की जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए जिला और राज्य स्तर के घोटाले में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ 9.5 सालों के कार्यकाल में उन्होंने बगैर भेदभाव के विकास कार्य किए हैं। आज ये मेरे लिए सौभाग्यशाली दिन है, क्योंकि 30 साल के बाद
1996 में 96 में जब हरियाणा विकास पार्टी के साथ हमारा गठबंधन था, उस वक्त यहां से चौधरी जगन्नाथ जी मंत्री होते थे और उसके बाद 28 साल का अंतराल के बाद आज आपको ये मंत्री पद मिला है। वहीं पलवल में कुछ युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला नागरिक अस्पताल पलवल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये खबर जहां पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुरानी रंजिश जो है हत्या का कारण बताया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पलवल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मौके पर आपको पुलिस और आसपास के लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। कल हमें सूचना मिली थी कि पुराने के क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर दी है। जो परिजनों ने शिकायत की है, रात को हमने उनको अभियोग लिखित कर दिया और अभियोग लिखित करके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन आएगा प्राप्त होगा। शिकायत क्या दी है परिजनों ने? शिकायत हत्या की, गोली मार कर हत्या। तो कितने लोगों के खिलाफ शिकायत दी है? 10 लोगों के खिलाफ। सभी नामजद हैं। किसी को राउंड अप किया है कि अभी इनमें से? अभी तो पोस्टमार्टम के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद तो रंजिश भी बताइए क्या कोई पुरानी मुरली पोता लड़का है। क्या हुआ उसको? उसको इसने बाहर वाले ने मार दी, गोली मार दी। क्या रंजिश थी? कौन थे? रंजिश कोई नहीं थी। क्यों मारा? ये किशन ने मरवाया जी। ये घर से लेकर बैठा गए वो अपना आज। और इनके पास नरेश ने 2 दिन पहले धमकी भी दी है जी, तुझे मरवा देंगे। बिशन कौन है और नरेश कौन है? ये बिशन कुलेना को ही रहने वाला है, नरेश भी कुलेना को रहने वाला है और दिनेश भी कुलेना को है जी। वहीं फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 ऐसे शातिर आरोपियों को काबू कर लिया जो लोगों को फर्जी तरीके से एयर इंडिया में जॉब दिलाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करता था। दोनों ही आरोपी बल्लभगढ़ के रहने वाले हैं, जो कि फरीदाबाद के ओल्ड में अवैध तरीके से फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को काबू किया और दोनों आरोपियों के कब्जे से 16 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप सहित करीब 60 सिम कार्ड बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया है। 5 दिन की रिमांड ले ली है ताकि और भी मामले जो हैं उनका खुलासा पुलिस कर सके। वहीं फरीदाबाद स्थित बल्लभगढ़ के अनाज मंडी में सरसों की खरीद पर सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 5,650 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी पर की जा रही है और मंडी में आने वाले किसान एमएसपी पर खरीद को लेकर के खूब खुश दिखाई दे रहे हैं। मंडी में किसानों की तमाम सुविधाओं का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। मंडी सेक्रेटरी ने बताया कि अब तक बल्लभगढ़ के अनाज मंडी में सरसों की खरीद 3,000 क्विंटल हो चुकी है और इसके साथ साथ अब 1 अप्रैल से सरकार के आदेशों के अनुसार गेहूं की खरीद भी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए व्यापक प्रबंध कर लिए गए हैं। जो भी हमारी तमाम तैयारियां होती हैं, बेसिक एमिनिटीज जो बोलते हैं, वो हमारी पूरी की पूरी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में जैसे कि हमने वाटर कूलर्स, ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर्स लगवा रखे हैं मंडी में। इसके अलावा हमने सुलभ शौचालय की व्यवस्था कर रखी है। किसी भी अगर किसान को कोई भी अपनी फसल के लिए कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए किसान सहायता केंद्र भी हमने गेट पे बना रखा है। क्या कुछ रेट लगा गया है? जैसे कि गेहूं का जो रेट है वो 2275 और तथा सरसों का 5650 प्रति क्विंटल निर्धारित। मेरा नाम ओमवीर है और मैं गाँव लाला खेली से हूँ और मेरी 30 क्विंटल के करीब सरसों है और वे जो सरकार खरीद कर रही है 5650 पे एमएसपी पे, वो मैं बेचने आया हूँ। तो
हम सरकार की पॉलिसी से बहुत खुश है। जैसे प्राइवेट व्यक्तियों प्राइवेट से हमसे कुछ लाभ नहीं होता, उसमें तो 4500-4600 रुपये मनमानी से वो लेते हैं, उसका कोई हमें फायदा नहीं है। हाँ, इसकी जो सरकार की पॉलिसी है MSP का, हम इससे बहुत खुश है। और हम आज बल्लभगढ़ मंडी में आए आज। फैजाबाद में मामूली विवाद को लेकर के दो पक्षों में मारपीट हो गई है। झगड़े में 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टरों ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये जनाब एक पड़ोसन है हमारी, वहाँ बच्चे पानी वानी भर रहे थे, तो जैसे वो निकल के जा रही थी तो उसने उसको कौन ही मारी। औरत ने पड़ोसन ने। हाँ। क्यों? बेफिजूल की। उसने उससे पूछा था मुझे कौन ही क्यों मारी, उसने बोला कि तू रास्ते में साइड जा। रास्ते में खेल रहा होगा बच्चा। नहीं, बच्चा नहीं था, मतलब वो जो हमारी वाली औरत थी वो पानी भर रही थी वहाँ पर, टंकी टूटी आ रही थी, तो वो निकल के जा रही थी, वो काफी रास्ता पड़ा था वहाँ पर। औरत ने औरत को कौन ही मार के हटाने की कोशिश की। हाँ। 2 मरीज हैं जो पन्हेड़ा कला का बता रहे हैं, और एक का नाम मनीष है और एक का नाम है सुमेर। दोनों का कुछ मतलब आपस में नहीं, दोनों का किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें से जो मनीष है उसके सर पे चोट आई है और जो सुमेर है उसकी नाक पे चोट है और हाथ पे चोट है। दोनों एक पक्ष के सर ये? हाँ, दोनों एक पक्ष के हैं। दोनों की MLR रिपोर्ट तैयार करके पुलिस को इत्तला कर दी गई है। आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने फैजाबाद नगर निगम में छापेमारी की और स्वास्थ्य अधिकारी को 3 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी की इस कार्रवाई से निगम में हड़कंप का माहौल मच गया। इस पूरे मामले में एसीबी के अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो को बसेलवा कॉलोनी के रहने वाले हरिओम ने शिकायत दी थी कि वो शहर में कूड़ा उठवाने के टेंडर लेता है। इसके लिए उसने अपना पक्का लाइसेंस बनवाया था। इस बारे में उसको बनवाना था लाइसेंस, लेकिन इस बारे में नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी नीतीश परवाल से जब बात की गई तो उसने इस काम के लिए 3 लाख रुपए की मांग की। नीतीश ने इसकी सूचना ब्यूरो को दी और इस आधार पर एक टीम का गठन किया गया और अधिकारी को दबोच लिया गया। ये खास बुलेटिन आप देख रहे थे हरियाणा का। हरियाणा बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।